देखिए 1901 में लंदन के एक बिजनेसमैन थे जिनका नाम था विलियम नॉक डीआरसी। तो ये उस समय ईरान के राजा मुजफ्फर अद-दीन शाह कजर से एक कंसेशन साइन करते हैं और इस कंसेशन में बेसिकली ये था कि सिर्फ विलियम्स की ही कंपनी ईरान में ऑयल खोज के और उसे बेच सकती है। बाकी कोई अदर कंपनी ईरान में ना तो ऑयल खोज सकती है और ना ही उसे बेच सकती है। और इस कंपनी का नाम रखा गया था एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी APOC। और बदले में ईरान को 20,000 कैश पाउंड दिए गए और 20,000 पाउंड के उस कंपनी में शेयर्स भी दिए गए। और जो ऑयल बेच के कंपनी प्रॉफिट बनाने वाली थी फ्यूचर में, उसका नेट प्रॉफिट का 16% भी देने का वादा किया। और इसके बाद ऑयल खोजना शुरू किया जाता है और फिर जगह जगह पर ड्रिलिंग करनी शुरू की जाती है और फाइनली 1908 में ऑयल डिस्कवर किया जाता है ईरान में। फिर इसके बाद ईरान के आबादान शहर में रिफाइनरी लगाना शुरू किया जाता है और 1912 तक आबादान रिफाइनरी पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो गई थी और क्रूड ऑयल रिफाइन होना शुरू हो गए थे और ऑयल को एक्सपोर्ट करना बाकी देशों में शुरू भी कर दिया गया था। और फिर साल आता है 1914 और इस समय तक ब्रिटिश नेवी भी कोल से ऑयल पर शिफ्ट होने का सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ विलियम नॉक्स के पास पैसों की भी कमी हो गई थी जिससे उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो एक तरफ विलियम नॉक्स के पास पैसों की कमी हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कोल से ऑयल पर शिफ्ट होना चाह रही थी। और इसके बाद साल आता है 1914, वर्ल्ड वॉर 1 से थोड़ा सा पहले। ब्रिटिश गवर्नमेंट एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी में 51% शेयर्स खरीद लेती है जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट का इस एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी पर डायरेक्ट कंट्रोल आ गया था। और इसके बाद ईरान में तेजी से और रिफाइनरी लगाना शुरू किए जाते हैं जिससे प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा सके। और जैसा कि ईरान को कहा गया था कि कंपनी के नेट प्रॉफिट का 16% उसे दिया जाएगा, तो ईरान को कंपनी के नेट प्रॉफिट का 16% दिया जाने लगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी पर कंट्रोल आने के बाद पहले इसका नाम एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी रखा गया और बाद में ये ब्रिटिश पेट्रोलियम बनेगी आगे जाकर। और ये कंपनी के चलते और यह 16% नेट प्रॉफिट के चलते आगे जाकर अमेरिका से भी बहुत बड़ी दुश्मनी होने वाली है ईरान की, जिसकी वजह से आज भी ईरान और अमेरिका में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। और यह कैसे होगा अभी आपको आगे पता लगेगा। तो ईरान को जो 20,000 पाउंड्स दिए गए थे कैश, वो अमाउंट में काफी छोटा था और जो शेयर्स दिए गए थे ईरान को उस कंपनी में, उस पर ईरान का कोई कंट्रोल ही नहीं था। और जो 16% नेट प्रॉफिट दिया जा रहा था ईरान को, उसका कैलकुलेशन भी कंपनी खुद करती थी। अब कंपनी सारी कैलकुलेशन खुद कर रही है इसलिए ईरान को कम दिखाया जाता था और उसे कम ही प्रॉफिट मिलता था। तो ये सब देखकर ईरान की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उनको अंदर ही अंदर ब्रिटेन के खिलाफ गुस्सा भरना शुरू हो गया था। और ईरान की जनता का कहना था कि तेल हमारा है और सारा प्रॉफिट ये अंग्रेज ले जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए ईरान में एक आदमी था जिनका नाम था मोहम्मद मोसादेक और ये एक फेमस नेशनलिस्ट पॉलिटिशियन थे और ये इस ब्रिटिश पेट्रोलियम को एक्सपोज करने लगते हैं और ईरान की जनता को ये बताते हैं कि तेल हमारा है और सारा प्रॉफिट ये अंग्रेज ले जा रहे हैं। और इसको लेकर के ये जगह जगह पे स्पीचेस वगैरह देने लगते थे और जिनसे लोगों का भी इनको काफी सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। और इन्होंने अपने स्पीचेस में यह कहना शुरू किया कि अगर हम पावर में आएंगे तो ऑयल्स कंपनी को नेशनलाइज कर देंगे। अब ऑयल्स कंपनी को नेशनलाइज करने से ईरान को क्या क्या फायदा होने वाला था, जरा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑयल्स कंपनी का नेशनलाइजेशन से सबसे बड़ा फायदा तो ये होने वाला था कि फॉरेन कंट्रोल पूरा खत्म हो जाता, मतलब ईरान का ऑयल ईरान के हाथ में आ जाता और ब्रिटिश मोनोपोली पूरा खत्म हो जाता। दूसरा जो फायदा था वो प्रॉफिट को लेकर था। अभी तक ईरान को मात्र नेट प्रॉफिट का 16% दिया जा रहा था और नेशनलाइजेशन के बाद पूरा 100% नेट प्रॉफिट ईरान को ही मिलता। तो इसके साथ ईरान को और भी कई फायदे होने वाले थे, जैसे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पोजीशन और साथ ही ईरान में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ तेजी से बढ़ने वाला था। तो इन सभी चीजों को लेकर के मोहम्मद मोसादगी को ईरान की जनता का काफी सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, जिसके बाद 1951 में मोहम्मद मोसादगी ईरान के प्रधानमंत्री बनते हैं। और इसी जगह से अमेरिका की भी एंट्री होने वाली है ईरान में और ये कैसे होगा अभी आपको पता चलेगा आगे। तो इस समय तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था और अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बन चुका था और मोहम्मद मोसादेक ईरान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ऑयल्स कंपनी को नेशनलाइज करना शुरू करते हैं। तो इससे ब्रिटेन बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि ऑयल्स के नेशनलाइजेशन के बाद सारा प्रॉफिट ईरान को मिलने वाला था। और वहीं ईरान की दूसरी साइड में सोवियत यूनियन का भी उस समय इन्फ्लुएंस
था। तो अमेरिका इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो किसी तरीके से सोवियत यूनियन को वहां से निकालना चाहता था। तो एक साइड से मोहम्मद मोसादेक ऑयल्स कंपनी को नेशनलाइज करना शुरू कर रहे थे, जिससे ब्रिटेन मोहम्मद मोसादेक से बिल्कुल भी खुश नहीं था और वहीं दूसरी साइड पर अमेरिका सोवियत यूनियन को ईरान से निकालना चाहता था। तो ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही इस चीज से काफी परेशान थे।